Good afternoon, my all dear students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Dear students, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. Dear students, today we will read our chapter 14, 15, 16 and 17. Okay, so now let us start. We will read and learn. Okay, हम याद भी करेंगे और उनको पढ़ेंगे समझेंगे भी. तो स्टार्ट करती हूँ मैं. चैप्टर नंबर 40 एंड द नेम इज़ पैलिंड्रोम्स. क्या है आपका? पैलिंड्रोम्स चैप्टर है. अ पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच रीड्स द सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड. पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा फ्रेज होता है जिसे आगे या पीछे से, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों ही साइड में से किसी भी साइड से जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग हमारी कैसी होती है? सेम होती है. क्या है? अ पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच रीड्स द सेम, जिसे सेम ही पढ़ा जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही साइड से सेम पढ़ा जाता है. तो राइट द रिलेटेड पैलिंड्रोम इन द ब्लैंकिंग यूजिंग write the related palindrome in the blank using the help box. हेल्प बॉक्स का यूज़ करते हुए देखिए आप, ये आपका हेल्प बॉक्स बना हुआ था, इसका यूज़ करके मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया हुआ है. तो आपको इसका यूज़ करते हुए क्या करना है? समझना है और करना है. द टाइम ऑफ द डे व्हेन सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड. दिन का ऐसा समय है जिसमें सन जो है, जो सूरज है हमारा, हमारे जस्ट ओवरहेड साइन होता है. तो वो टाइम क्या होता है बेटा? इट्स द मिड डे, यानी कि नून टाइम. कौन सा टाइम? नून टाइम. तो NOON नून. अब नून को आप चाहे तो फॉरवर्ड रीडिंग करें NOON, चाहे बैकवर्ड बैक से रीडिंग करें NOON. दोनों ही साइड से कैसे आप दोनों ही साइड, अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों ही साइड से आप रीड करते हैं तो आपका रीड कैसा होता है? सेम रीडिंग होती है ना, नून. नेक्स्ट, सम ऑफ यू एड्रेस योर फादर बाय दिस वर्ड. यानी कि आप अपने फादर को कोई ऐसा वर्ड जो आप यूज़ करके, मतलब एडजस्ट करते हैं अपने फादर को एडजस्ट करने के लिए, वो कौन सा वर्ड होता है जो कि पैलिंड्रोम है? तो क्या होता है? डैड. क्या होता है? डैड. DAD, डैड. आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, दोनों ही साइड से आप क्या पढ़ेंगे? इसको डैड पढ़ेंगे. नेक्स्ट है अ पीस ऑफ क्लॉथ, द बोट यूज बाय द एस्कीमोज. वो बोट जो कि एस्कीमोज यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्याक कहते हैं. क्या कहते हैं? क्याक. KAYAK. क्याक. क्या? क्याक. आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, दोनों ही साइड से आप क्या पढ़ेंगे? उसको क्याक. नेक्स्ट है अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अंडर द चाइल्ड्स चिन टू प्रोटेक्ट हर और हिज क्लॉथ. जब छोटे बच्चों को मम्मा जब फीडिंग कराती है, मम्मा, आंटी, चाची, दीदी, जो भी आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों को फीडिंग कराया जाता है तो क्या करते हैं? जब उनको खाना खिलाते हैं तो उनके चिन के नीचे से, उनके नेक के नीचे, उनके चिन के नीचे एक छोटा सा कपड़ा बांध देते हैं. वो उस कपड़े को कहते हैं क्या? उस क्लॉथ को क्या कहते हैं आप? पीस ऑफ क्लॉथ क्या कहलाता है? वो बिब. BIB, बिब. जिससे कि अगर बच्चा खाते समय गिराता है तो उसके क्लॉथ खराब नहीं होते हैं. नेक्स्ट 5 नंबर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? द लीगल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड डीड. DEED, डीड. ओके. अ वर्ड यूज टू एडजस्ट अ वुमन. वुमेन को यूज़ करने, वुमन का एडजस्ट करने वाला वर्ड, यानी कि वुमन को संबोधित करने वाला वर्ड कौन सा होता है? मैम या मैडम. जैसे आप मुझे बोलते हो मैम, तो MAAM. आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, तो क्या होता है? MAAM या MAM, दोनों ही कंडीशन में मैम ही पढ़ते हैं ना. ओके. इसी तरह मैडम होता है MADAM, मैडम, है ना. फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों ही टाइप से अगर आप रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? आपका मैडम ही रीड किया जाएगा. द 7 इज द मशीन. अ मशीन यूज टू लोकेट एरोप्लेन्स. मतलब वो मशीन जो कि एरोप्लेन्स को लोकेट करती है, वो क्या कहलाती है बेटा आपकी? वो कहलाती है आपकी रडार. क्या होती है? रडार होती है. अ जोक और फनी और अ फनी स्टोरी. जोक जो क्या कहलाता है? जोक वो होता है जिसे पढ़कर या सुनकर हमें क्या आ जाती है? हम हंसने लगते हैं, हमें हंसी आ जाती है, वो क्या कहलाता है? जोक. जिसको हिंदी में आप कहते बोलते हो मैं तो जोक, जैसे कुछ होता है कोई हंसने लगता है कि अरे मैं तो जोक मार रहा था, या कुछ भी जोक जो होते हैं जानते हो, मतलब फनीली चीज़ें जो होती हैं, फनी स्टोरी, मज़ेदार कहानियाँ, वो उसको क्या कहते हैं? गैग. क्या कहते हैं? गैग. GAG, गैग. नेक्स्ट है आपका IQ टेस्ट में आपका दिया हुआ है भूटान इज टू थिम्पू एज वाशिंगटन DC इज टू. जिस तरीके से भूटान रिलेटेड है थिम्पू से, यानी कि भूटान कैपिटल क्या है बेटा? थिम्पू. तो वाशिंगटन DC इज टू. तो वाशिंगटन DC किससे रिलेटेड होगा? अब देखिए भूटान की क्या, मतलब भूटान में क्या? थिम्पू. ठीक है. तो वाशिंगटन DC किसका है? USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा आता है ऑथर्स गैलरी. देखिए बहुत सारे फेमस राइटर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स राइट की हुई हैं, है ना. तो चैप्टर नंबर 15 में कुछ फेमस राइटर्स हैं, कुछ फेमस ऑथर्स जिनका हमें और जिनकी बुक भी दी गई है, उन बुक को हमें बताना है कि
वह बुक कौन कौन से राइटर्स ने राइट की हुई। तो फर्स्ट है आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने राइट किया, हु इज द राइटर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपका आंसर होना चाहिए अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय रॉट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड क्या है बेटा, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड किसने राइट किया बेटा, तो एलिस इन वंडरलैंड लिखा है आपका लेविस कैरोल ने। किसने लिखा है बेटा, देखिए आप लेविस कैरोल। आपको ये पिक्चर सीन हो रही है ना, आप देख सकते हैं ना। ओके तो ये एलिस इन वंडरलैंड किसने राइट किया बेटा, एलिस इन वंडरलैंड राइट किया लेविस कैरोल ने। द नेक्स्ट नंबर थर्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दिस इज द फेमस बुक ऑफ जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलेंगे आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, ऑथर कौन है इसके, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट। दिस इज द फेमस बुक ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये किसकी बुक है, विलियम शेक्सपियर ने इसको राइट किया है। द राइटर ऑफ रोमियो एंड जूलियट वो इज रोमियो जूलियट के राइटर कौन है, आप क्या बोलोगे, आपको आपसे पूछता है हु रोट रोमियो एंड जूलियट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट की जो लव स्टोरी है वो किसने लिखी है बेटा, वो लिखी है किसने, विलियम शेक्सपियर ने, है ना। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है, ये खुशवंत सिंह। ये देखिए आप खुशवंत सिंह की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। तो खुशवंत सिंह ने कौन सी, ये ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसकी है, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन से आज पूछा जाता है अगर हु रोड ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, तो आप क्या आंसर देंगे, खुशवंत सिंह। द नेक्स्ट इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अगर आपसे कोई पूछता है हु इज द राइटर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर कोई आपसे पूछता है हु रोड द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपसे हु राइट द ऑथर नेम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तीनों ही कंडीशन आपको क्या बताना है, उनके ऑथर का नेम बताना है, इनकी राइटर का नाम बताना है। तो आंसर क्या होगा, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी बुक है, किसने लिखा है इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा है बेटा, गुलिवर ट्रेवल्स लिखा है जोनाथन ने। किसने बेटा लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट रोड गुलिवर्स ट्रेवल्स, या फिर आप बोल सकते हैं गुलिवर ट्रेवल्स इज रिटन बाय द जोनाथन स्विफ्ट। ओके नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ये इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर को हिंदी में कहते हैं लेखक, क्या राइटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइटर और ऑथर सिनोनिम्स होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ द हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। तो आपका आंसर होना चाहिए मार्क ट्वाइन। क्या है, मार्क ट्वाइन। ये देखिए ट्वाइन, मार्क ट्वाइन। तो आप आंसर क्या बोलेंगे, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर रिटन बाय द मार्क ट्वाइन। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर इज अब हमारा प्रोवर्बियल विजडम। क्या है हमारा प्रोवर्बियल विजडम, ठीक है ना। आपको अब आप बताइए प्रोवर्ब होता क्या है। सबसे तो मीन्स हमें ये जानना होता है व्हाट इज द प्रोवर्ब, ओके ना। प्रोवर्ब आर द ओल्ड बट फैमिलियर सेइंग, यानी कि पुरानी कहावतें जो हमारे बुजुर्गों ने हमसे, जो हमारे दादा दादी नाना नानिया उनके भी पहले के जो लोग हुए उन्होंने जो कही हुई हैं बुद्धिमत्ता, यानी कि ये एक कैसी होती है कि ऐसी एडवाइसेस होती हैं जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। दैट यूजुअली स्टेट सम विजडम और एडवाइस, जो हमारे लिए कुछ अच्छी बुद्धिमानी पूर्ण बात बताती हैं, हमें हमारे लिए एक अच्छी एडवाइस देती है। क्या कहलाती है, प्रोवर्ब से आपकी कहलाती है। तो आपका फर्स्ट है A bird in hands is better than the two in the bush. That means a bird in hands, यानी कि हाथ में पकड़ी हुई, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीन्स पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आपका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। A bird in hand is better than two in the bush, यानी कि हाथ में पकड़ी हुई एक चिड़िया झाड़ी में फंसी हुई दो चिड़ियों से ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज अगर आप हाथ झाड़ी में आप देखते हो आपकी झाड़ी में भी दो चिड़ियाँ, आप उनको उठाने के लिए जाते हो तो हाँ आपने जो हैंड में होल्ड करके रखी है आपकी बर्ड वो भी उड़ जाएगी। तो इसका इंग्लिश मीन्स क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसका इंग्लिश मीन हम लोग निकाल सकते हैं मीन्स अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। इज मीन्स इट इज better to hold on to something you have rather than take the risk of getting something better which may. That means हम किसी भी एक चीज़ को पकड़ना ज़्यादा बेहतर है कि हम इसके बजाय कि आप उससे कुछ बेहतर करने के लिए रिस्क उठाएं, जोखिम लें, और जो कुछ भी हो नहीं सकता है ना। नेक्स्ट है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
यानी कि सारे, इसका एग्जैक्ट मीन्स तो क्या निकलता है, एग्जैक्ट मीन्स उसका निकलता है कि सारे अंडे की डलिया में एक ही बास्केट में रखने चाहिए। क्यों, एक जनरल सी बात है, अगर वो बास्केट टूट जाती है, गिर जाती है, तो क्या होगा, आपके सारे एग टूट जाएंगे, है ना। बट इसका ये एक हमारी प्रोवर्ब्स है, इसको हमें एक सीख, एक टीचिंग लेनी है हमें से। तो क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मीन्स डोंट कंसंट्रेट ऑल एफर्ट इनटू वन एरिया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट मेक एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, किसी एक ही चीज़ पर पूरी तरीके से हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या फिर किसी एक ही काम के लिए, एक ही वर्क के लिए फुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको पढ़ते पढ़ते जीके बहुत अच्छी लगने लगी, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि आप होल ईयर सिर्फ जीके 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 ही पढ़ते रहें। अगर आप अदर सब्जेक्ट नहीं रीड करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो अदर सब्जेक्ट्स में क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। ओके, तो इसी इसी की तरीके से ये क्या है कि हमें क्या करना है, जो हम हमारे जो कंसंट्रेट है उसे हम हर वर्क के लिए, हर अपने एफर्ट्स को, हर जो हम जितने हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सारे वर्क्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दैट मीन्स डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके ना, ये इसका प्रोवर्ब हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, सिंपल, वेरी इजी, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। आप पैसा बचाइए और पैसा आपको बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल करिए, जैसे आपकी मम्मी आपको एवरी डे 50 रुपीज़ देती है, उस 50 रुपीज़ में से आप एवरी डे मान लिया 25 रुपीज़ आप लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो एक दिन ये 25 जब आप ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, सेविंग करते जाएंगे जम की, तो आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, और उस कंडीशन में कि जबकि आपके फैमिली में, आपके घर में भी अगर पैसे नहीं होंगे, तो आप उनको, जो आपने सेविंग्स करी है, वो सेविंग्स क्या कर देगी आपको, आप वो सेविंग्स आपके काम आ जाएगी उस डेंजर कंडीशन में, है ना। तो क्या है, सेव मनी, पैसा बचाइए आप, एंड मनी विल सेव योर मनी, आपको बचाएगी। नेक्स्ट है आपका, डोंट कट डाउन द ट्री दैट गिव्स यू शेड, यानी कि जो पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें उसी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। दैट मीन्स जो इंसान, जो पर्सन, जिनसे भी हमें हेल्प मिलती है, जो हमें प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वेरी इजी, अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ये तो हम जनरल वर्ल्ड में देखते भी हैं कि मनुष्य का सच्चा दोस्त क्या होता है, ये उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, क्या होता है, डॉग होता है। क्योंकि डॉग जो होता है, वो जिस मालिक के यहाँ रहता है, वो हमेशा उसके लिए फेथफुल रहता है, वो उसको कभी भी काटता नहीं काटता। आपने देखा होगा, इवन जिस घर में वो पलता है, उस घर के किसी भी मेंबर को वो हार्म नहीं पहुंचाता है, इंसल्ट नहीं करता है किसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इज, द ओल्ड काउ फॉरगेट्स दैट शी वंस वाज अ काफ, यानी कि बूढ़ी गाय ये भूल जाती है कि कभी वो बछड़ा थी। दैट मीन्स जब हम ओल्ड काउ, यानी कि जो बड़ी गाय होती है, बूढ़ी गाय नहीं मतलब बड़ी बड़ी गाय, या ओल्ड काउ का मतलब जो गाय होती है, बड़ी गाय, ठीक है ना। वैसे ओल्ड का एग्जैक्ट मीन्स तो होता है बूढ़ा या पुराना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बूढ़ी से मीन्स यहाँ पे ओल्ड काउ का मतलब होता है बड़ी गाय, ठीक है ना। तो बड़ी गाय ये भूल जाती है कभी वो बछड़ा थी। दैट मीन्स जब हैप्पीनेस आती है, तो हम अपने दुखड़े भूल जाते हैं, हम अपने दुख को भी, मतलब जो हम जिस जो खराब कंडीशन हमारी लाइफ में रही हैं, और हैप्पीनेस आने के बाद हम उनको फॉरगेट कर लेते हैं, भूल जाते हैं उनको। नेक्स्ट है, एन एलिफेंट डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ कैरिंग इट्स ट्रंक। दैट मीन्स किसी एलिफेंट को अपनी ट्रंक, यानी कि अपनी ही सूंड को उठाना क्या नहीं होता है, भारी नहीं होता है, उसमें वो थकता नहीं है। इसका कंपेरिजन हम ऐसे भी ले सकते हैं, एलिफेंट का कंपेरिजन करें अगर हम अपने पेरेंट्स से, ट्रंक या टस्क का कंपैरिजन करें अगर हम अपने आप से, यानी कि बच्चों से, तो आपने ये देखा होगा कि ऑल लॉन्ग टाइम, कितने भी लंबे समय तक, कितने भी हम बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, पर हमारे पेरेंट्स को हम बोझ नहीं लगते हैं। वो हमेशा ही क्या करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें सपोर्टेबल होते हैं, हमारा हर टाइम सपोर्ट करने के लिए वो रेडी होते हैं। यानी कि हम उनके लिए क्या नहीं होते, हम उनके बच्चे होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके जो बच्चे हैं, वो हम उनके लिए एलिफेंट के ट्रंक की तरह होते हैं। जैसे एलिफेंट को अपने ट्रंक उठाने में बोझ नहीं लगता, वो थकता नहीं। सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स भी हमारी जिम्मेदारियों को उठाने के में हम अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। उतनी ही एनर्जी से, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, उतना ही हमारा हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि एक इंसान, अ मैन इज नोन, मनुष्य जाना जाता है, बाय द कंपनी कीप्स, एक इंसान जैसी अपनी संगति रखता है, एक मनुष्य जैसी अपनी संगति, जैसी अपनी दोस्ती, जैसा अपना फ्रेंड सर्कल रखता है, उस टाइप से ही उसकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप
अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, पंक्चुअल हैं, ओबीडिएंट हैं, अपनी टीचर्स की बात मानते हैं, घर पे भी रीडिंग राइटिंग करते हैं, तो क्या होगा उन दोस्तों के साथ जब आप रहेंगे तो और दूसरे जो पर्सन जो आपको देख रहे होंगे तो भले ही आप मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हो, एकदम ब्राइट स्टूडेंट ना हो, तब भी आपको कैसे जाना जाएगा, एक अच्छे बच्चों में आपकी इंक्लूडिंग की जाएगी, बोला जाएगा हाँ ये दिस इज़ अ गुड बॉय या गुड गर्ल। और इसके बजाय अगर आप कितने भी अच्छे हों और अपने आसपास आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, वो गंदे हैं, गंदे वर्क करते हैं, पेरेंट्स का अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको भी उसी टाइप से ले लिया जाएगा भले ही आप अच्छे हो। तो दैट मीन्स क्या है, अ मैन इज नोन अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। एक मनुष्य अपने आस पड़ोस की जो उसकी संगति होती है उसके द्वारा ही जाना पहचाना जाता है। जैसे उसकी संगति होती है, जैसे उसकी कंपनी होती है, जैसे उसके दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उसी टाइप का वो बच्चा या वो इंसान जाना जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम को एक ही दिन में नहीं बनाया जा सकता। दैट मीन्स इम्पोर्टेंट वर्क्स टेक्स टाइम। दैट मीन्स कोई भी जो ग्रेट वर्क्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, वो एक ही दिन में पूरे नहीं होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेट थिंग रिक्वायर्स मोर टाइम, यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो महान कार्य होते हैं, उनको होने में समय लगता है, टाइम लगता है, वो एक ही दिन में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम आज फ्रीडम है, हम क्या है आज भाई, हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं, फ्रीडम है हमारे पास, बट ये फ्रीडम हमें वन डे में अचीव नहीं हुई है। हमारे हमारे पता नहीं कितने ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितने ही फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी है। मतलब नियर अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर हमको क्या मिला है, हम 200 ईयर्स आफ्टर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें फ्रीडम दिला पाई है, तब जाके आज हम अपने घरों में आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कुछ हमें करना है वो हम करते हैं। ओके ना। दैट मीन्स क्या है, जो ग्रेट वर्क है, तो जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, जो फ्रीडम मिली, हमारी कंट्री जो फ्रीडम अचीव करी थी, वो क्या है, दिस इज़ अ ग्रेट वर्क। ये एक महान कार्य है जो एक इंसान ने भी नहीं किया है, सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है। तो देन क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट थिंग्स रिक्वायर्स मोर टाइम। ग्रेट थिंग्स क्या करते हैं, ग्रेट थिंग्स मोर टाइम रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है अ कैच, नहीं आपका 10th नंबर का है, द फिश कॉट इन द नेट स्टार्ट टू थिंग्स, यानी कि जो आपकी एक फिश होती है, जैसे मछली जो होती है आपकी फिश होती है, जाल में फंसने के बाद भी वो समझती है स्टार्ट टू थिंक्स या उसे निकलना कैसे है, लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। यानी कि हमें मुसीबत में पड़ने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि हम निकलें कैसे, यानी कि उसके पहले ही हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचकर चलना चाहिए। अ कैट में लुक एट द किंग, इसका मीन्स होता है कि एक जो कैट होती है वो भी किसके तरह देख सकते हैं, राजा बन सकते हैं, राजा के देख सकते हैं। दैट मीन्स इवन अ पर्सन ऑफ लो स्टेटस और इम्पोर्टेंस हैज़ राइट्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका स्टेटस लो होता है तब भी वो राइट्स रखता है। क्या राइट्स रखता है, उसे ऊंचा बनने का, उसे हायर बनने का राइट्स वो रखता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ, आपको एक नाम बताती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना है ना। हमारे बिफोर प्रेसिडेंट थे, पहले हमारे इसके पहले मतलब जो पहले प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और जिनको मिसाइल मैन, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इंडिया के, कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा उनका। आपने क्या, उन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्हें सारे लोग जानते हैं, है ना। हम सभी बच्चे बूढ़े ये वो हमारे हम इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए कि हम कलाम जी हमारे कंट्री के थे, हम उनके देश के निवासी हैं जहाँ कलाम ने जन्म लिया था। तो बेटा अकेट में लोग, यानी कि मैं एग्जाम्पल दे रही थी इसके इस प्रोवर्ब के लिए, तो वो जो थे वो क्या थे, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं जीके पढ़ा रही हूँ, इसलिए जीके के लिए आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बीच बीच में बताती चलूँगी। तो उनके थोड़ा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको बताती हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने एक ऐसी फैमिली में वो बॉर्न हुए थे, ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था जो बहुत ही पुअर थी, ठीक है ना। उनके जो पेरेंट्स थे, उनको कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं था, पर्टिकुलर कोई जॉब नहीं थी। वो क्या करते, वो लोग इतने पुअर थे कि टैमरिंड सीड बेचते थे। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनका जो था, टैमरिंड सीड का मीन समझते हैं आप लोग, इमली जहाँ खट्टी खट्टी से लगती है, जो खाते हैं ना आप सभी, टैमरिंड, उसको क्या कहते हैं, टैमरिंड। तो टैमरिंड सीड सप्लाई नहीं मीन सेलिंग करते थे, जैसे हम लोग गली गली बेचते पॉपकॉर्न वगैरह जो बिकता है ना,
तो उसी टाइप से वो लोग टैमरिंड सीड सेल करते थे। बट इन्होंने सोचा कि इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो वो पढ़ते लिखते थे, बट उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट कैसे भी करके वो बुक मैनेज करके दूसरों की बुक्स से पढ़ते। तो धीरे धीरे को उन्होंने बड़ा सोचा और एक दिन वो बहुत बड़े क्या बने, ग्रेट साइंटिस्ट बने। और साइंटिस्ट बनने के बाद हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे। देखो उन्होंने अग्नि, नाग, त्रिशूल, ये जितनी भी मिसाइल्स हैं, उन्होंने 5 मिसाइल्स का उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वेंट की थी 5 मिसाइल, जैसे अग्नि, नाग, गगन, ये सब की जो मिसाइल टैंक्स हैं ना, उन्हीं ने बनाए हुए थे मिसाइल वगैरह। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई आपसे पूछता हु इज द नोन एज द मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर क्या देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर इज अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक दोस्त ही आवश्यकता पड़ने पर, नीड पड़ने पर एक दोस्त के काम आता है। एक ट्रू फ्रेंड ही, सच्चा दोस्त ही क्या करता है, एक सच्चा दोस्त ही दोस्त के ज़रूरत पड़ने पर काम आता है। एंड नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपका है व्हाट इज टू बी द एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज का मीन्स क्या होता है, द मोस्ट रियरर। क्या होता है, द मोस्ट रियरर एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि हिंदी में जब आपने हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया होगा मैम ने, एप्पल ऑफ, इसको हिंदी मीन्स कहते हैं, इसका हिंदी में मुहावरा क्या होता है, आंखों का तारा। क्या होता है बेटा, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि आंखों का तारा, द मोस्ट डियरर, जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं लवेबल। क्या बोल सकते हैं, लवेबल, यानी कि जो अधिक प्रिय हो, लवेब क्या है बेटा, लवेबल, ठीक है ना, जो अधिक प्रिय, द मोस्ट डियरर। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में क्या स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 में हमारा हिंदी वर्ड्स है। हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश यूज़ कैसे करते हैं, तो आपका डायरेक्टली में राइट द करेक्ट इंग्लिश में डायरेक्टली आपको, जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स जो होते हैं जो हम हिंदी में इंग्लिश होते इंग्लिश के हैं, बट उन्हें हिंदी जैसे हम लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो है इसमें। नेक्स्ट लाइन में आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ। राइट द करेक्ट हेल्पिंग मीन राइट द करेक्ट इंग्लिश मीनिंग अगेंस्ट ईच हिंदी वर्ड गिवन ब्लो यूजिंग द हेल्प बॉक्स। देखिए आपका हेल्प बॉक्स ये है, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको करेक्ट मीनिंग आपको इसमें राइट करनी है, ठीक है ना, तो आपको राइट खुद करना है, बट मैं आपको समझा रही हूँ। और जैसे बदमाश, क्या बदमाश को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, 2 वर्ड होते हैं, नॉटी भी बोल सकते हैं आप और रोगियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नौकर। नौकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, सर्वेंट। तो क्या भरेंगे आप फिल करेंगे आप, सर्वेंट। महावत, महावत क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हु ड्राइव्स द एलिफेंट, एक ऐसा पर्सन जो एलिफेंट के ऊपर बैठता है, उसकी सवारी करता है, उसको ड्राइव करता है, उसे चलाता है एलिफेंट को, वो क्या कहलाता है, हिंदी में उसको महावत कहते हैं, बट इंग्लिश में क्या कहते हैं, द एलिफेंट ड्राइवर। नेक्स्ट आता है दरी। दरी आप सभी के घरों में जनरली क्या होता है, हम लोग दरी बिछाते हैं, पढ़ते हैं ना, फर्श पे बिछा देते हैं आराम से, फिर बैठ के हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हमें लगता है कि चलिए अब जल्दी से, जो स्मॉल स्टडी टेबल होता है, हम उस पर उसको दरी के ऊपर रख के फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर। जब कोई जनरली बाहर से कोई आता है तो बोलते चलो, जैसे मम्मा वगैरह बैठती हैं तो हम लोग बिछा देते हैं ना, तो दरी। दरी को क्या कहते हैं, कॉटन कारपेट। क्या कहते हैं बेटा, देखिए कॉटन कारपेट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर 4 था ना आपका दरी, यस नंबर 4 था। नंबर 4 पे क्या है आपका, कॉटन कारपेट होना चाहिए, यस दिस इज कॉटन कारपेट, यस। नेक्स्ट है 5th नंबर पे बांध। बांध को आप क्या बोलते हो, आप बताइए, आपके यहाँ पे गोविंद सागर जो है उसको क्या बोलते हैं, बांध है, गोविंद सागर बांध, उसको बोलते हैं क्या, डैम बोलते हैं ना, हम लोग डैम घूमने जा रहे हैं, डैम को हिंदी में क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बंदूक। क्या बेटा, बंदूक। तो इस बंदूक को आप क्या कहेंगे, जो छोटी सी बंदूक होती है वो तो होती है राइफल, सॉरी छोटी बंदूक होती है वो तो होती है गन या पिस्टल, बट ये बड़ी है, ये जो आपको दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे आप, राइफल। क्या बोलेंगे आप, राइफल। क्या कहते हैं, राइफल। जो पुलिस वाले अंकल होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनके पास क्या होती है, राइफल होती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका बख्शीश। बख्शीश का मतलब होता है जैसे किसी को कोई काम जब हम खुश हो जाते हैं, जैसे किसी ने कोई काम कर दिया, ठीक है ना, हम उससे खुश हो, जैसे कोई बोझा ढोने वाला है, ठीक है ना, हमने उसको बोला कि भाई हमारी ये लोडिंग हमारे घर तक रख दो, वो लोडिंग हमारे घर तक रख के जाता है, तो खुश होकर उसका जो पैसा था उसको तो दे दिया, उसने बोला कि मैम मुझे 50 चाहिए और मैं उसको 60 दे दूँ, तो 10 रुपीज़ जो मैंने दिए वो क्या, उसकी बख्शीश, उसके काम से खुश होकर मैंने दिए ना। आप लोग सभी जब होटल्स जब आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके दीदी, आपके भैया जो भी आपको लेके जाते हैं, तो आफ्टर द ईटिंग, खाने के बाद जो वेटर आता है, वेटर क्या करता है, आपको एक बिल देता है, बिल के साथ हम लोग क्या रख के देते हैं, टिप।
बख्शी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बख्शिश। तो बख्शिश को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग? टिप, TIP, टिप। अब चीतल, चीतल को ध्यान से देखिए, क्या लग रहा है बेटा आपको? चीतल ये है डियर, ये क्या बेटा? डियर। ओके, ये नेक्स्ट 9 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? सिपाही। क्या है आपको? सिपाही। लिखा है ना सिपाही, सिपाही यानी कि सिपाही। सिपाही को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे उसको कांस्टेबल। क्या कहेंगे बेटा? कांस्टेबल कहेंगे ना। ओके, द नेक्स्ट, वाओ, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। स्ट्रॉबेरी लाइक दिख रहा है ना आपको? 10th नंबर पे शरबत, जैसे स्ट्रॉबेरी का बना दिया, आइसक्रीम, फलूदा खाते हो आप लोग? फलूदा में पिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जब डलवाते हैं तो क्या होता है भाई? हमारा पिंक पिंक सा कलर आ जाता है, तो अच्छा लग रहा है ना ये शरबत। ओके, तो इस शरबत को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम शरबत को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? शरबत कॉल्ड स्वीट ड्रिंक। क्या कहलाता है बेटा? स्वीट ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट आपकी चटनी। आपको उसको कटोरी में, इसकी जो आपके बाउल में जो चटनी रखी हुई उसको देख के आप समझ गए चटनी को क्या कहते हैं। आप लोग स्कूल में लेके आते हैं तो क्या कहते हैं? सॉस। क्या कहते हैं आप? सॉस। गुड। नेक्स्ट है आपका गाड़ी। बस ये क्या है? अब आप ध्यान से देखिए इसको, गाड़ी को क्या कह सकते हैं हम लोग? कार्ट, CART, कार्ट। कार्ट मीन्स क्या होता है? गाड़ी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? द नेक्स्ट देखिए आप, is the IQ test is the art of the rhythmical composition written or spoken for exciting pleasure by beautiful imaginative or elevated thoughts। elevated और ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव थॉट्स को लेकर एक बनाई हुई एक ऐसी कंपोजिशन जो रिथमिकली होती है, यानी कि जिसको हम संगीतमय तरीके से गाते हैं, वो क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड द पोएम। तो IQ टेस्ट में आप क्या फिल करेंगे? इसको पोएम। पोएम है जो गाई भी जाती है, सुनी भी जाती है। ओके, आई होप you would be all understood these chapters. Okay, and now we will meet again in the next lecture.